तो नमस्कार एवरीवन। ये सेशन हमारा इनोवेशन और रूरल लाइवलीहुड ऑन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है। ये सेशन हिंदी में कंडक्ट होगा, तो कोशिश करेंगे कि हिंदी में, जैसे सृजन पाल जी ने मुझे बताया कि वो शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं, शुद्ध संस्कृत बोल सकते हैं। मैं भी कानपुर में रहता हूँ, तो काफ़ी हद तक मैं भी हिंदी बोल लेता हूँ। तो मैं यूपी का ही हूँ, लेकिन क्या हो गया कि आजकल अंग्रेजी भाषा का इतना ज़्यादा यूज होने लगा है कि हिंदी भाषा से थोड़ा थोड़ा दूर होने लगे हैं, और वो अच्छा नहीं है, किसी हालत में अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश में रहते हुए हिंदी भाषा को बोलना और समझना बहुत ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश में क्यों, भारत में रहते हुए हर आदमी, हर व्यक्ति का ये ज़रूरी है कि हिंदी भाषा को समझना और बोलना ज़रूरी है। तो धन्यवाद सृजन पाल जी ये कहने के लिए कि हम हिंदी का यूज़ करेंगे सेशन का। और अगर किसी को कुछ समझ में ना आए, कोई बात, कोई भी अगर हमारे ऑडियंस को कोई बात समझ में ना आए, कोई चीज़ रिपीट करनी हो, तो कृपया करके अपना क्वेश्चन में डाल दें, उसको हम अंग्रेजी में दोबारा समझाने का कोशिश करेंगे। इसके साथ मैं स्वागत करना चाहता हूँ सृजन पाल सिंह जी का, कि CEO और को फाउंडर हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर नई दिल्ली में। सृजन पाल जी वैसे तो काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, कई सारी बुक्स लिख चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है ही उन्होंने अपने जो 2009 में आए अहमदाबाद से ग्रेजुएट हुए, उसके ग्रेजुएट होते ही तुरंत उन्होंने श्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ कार्य करना शुरू किया एज ए ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी एंड साइंटिफिक ऑफिसर। 8-9 सालों की अवधि में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए। 3-4 बुक्स लिखी, जो कि टेकिंग टारगेट थी ब्रिलियंट, एक बहुत बढ़िया बुक थी 2012 में मेरे ख्याल से आई सृजन पाल जी। 2012 शुरुआत, अच्छा 2012 में आई, वो वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स। 2012 में जब आई थी, जब भी मैंने किताब पढ़ी थी इकोनॉमी के ऊपर, बहुत अच्छी तरह से लिखा गया था उस किताब को, और उसमें बताया गया था कि किस तरह से भारत ग्रो करेगा 2030 तक। उस समय जब राष्ट्रपति बोला करते थे कि इंडिया 2020, इंडिया 2030, 10-15 साल पहले वो बातें कम समझ में आती थी, लेकिन उस किताब के माध्यम से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। और जो आज आप देखते हैं भारत सरकार की काफ़ी कुछ आइडियाज़, काफ़ी कुछ पॉलिसीज़ काफ़ी हद तक जुड़ी हुई हैं, काफ़ी हद तक उस बातों को कहा गया उस किताब के अंदर। इसके साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा सृजन पाल जी का, कि अपने शुरू के कुछ जो आपके थॉट्स थे while working with former president, what was your thoughts, what was your life? I am sure we don't want to get into like how you get into the started working with the former president, but what were your thoughts, how did you feel when you started working with him? अच्छा निखिल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा जो प्रस्तावना रखी, और काफी मर्मस्पर्शी थी। यू आर वेरी काइंड टू डू दैट। और आप कानपुर से हैं, मैं लखनऊ से हूँ। सो आप कानपुर में हैं और इस समय मैं लखनऊ में हूँ। उस समय मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं लखनऊ में हूँ। तो लखनऊ और कानपुर महज 80 किलोमीटर दूर है, और एक तरह से जिसको बोलते हैं ट्विन सिटीज हैं, मतलब दैट्स हाउ वी सी इट, दैट्स हाउ, ऐसे हम देखते हैं उसको। लेकिन यू नो ऑफ कोर्स, मैं थोड़ा सा आपसे सवाल से डिविएशन लेते हुए, हम ऐसे समय में हैं दुनिया के जहाँ पर हम लोग ऑनलाइन से कनेक्टेड हैं। हमारे और आपके बीच में फोटॉन्स नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। फोटॉन्स आपके सामने होते, इलेक्ट्रॉन्स अब जा रहे हैं जो हमें इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट कर रहे हैं। सो ये एक दूसरा समय है, और यहाँ पर 45 लोग हमारे साथ हैं। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग हैं, लेकिन मैं आपकी मौजूदगी को महसूस कर रहा हूँ, और आई अप्रिशिएट कि आप जो 45 लोग यहाँ हैं और जुड़ेंगे आगे, आप लोगों ने मुझे सुनने के लिए अपना समय दिया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, शुरू से देता हूँ। और आप इतना अटेंशन दे रहे हैं, मुझे पता है कि आप सब लोग बिजी हैं, तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। मैं सवाल पर आता हूँ आपके। देखिए, डॉक्टर कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके, इसको हम बोलते हैं मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, वो थे। लोग उनको एक वैज्ञानिक के रूप में देखते हैं, लोग उनको एक राष्ट्रपति के रूप में देखते हैं, लोग उनको एक शिक्षक के रूप में देखते हैं, और उनको निखिल जी एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में भी देखते हैं, एक मिसाइल साइंटिस्ट के रूप में भी देखते हैं। बट मुझे लगता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे हमें एक नोबल सोल, यानी एक पवित्र आत्मा
और एक अच्छे व्यक्तित्व, एक दयालु व्यक्तित्व, एक ग्रैटिट्यूड से। अभी पिछले स्पीकर थे, मुझे नहीं लगता कि कितने लोग यहाँ पे पिछले को सुन रहे थे, मैं एंड में मैंने सुना, और वो ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे थे, है ना। तो जो ग्रैटिट्यूड है, जो ह्यूमिलिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो चीजें हम अपने अंदर निकाल सकें तो हम कलाम बन सकते हैं। क्योंकि वैज्ञानिक तो मैंने बहुत देखे, अच्छे वैज्ञानिक देखे, और उनकी पूरी पूरी इज्जत है, लेकिन कलाम साहब जैसे जो व्यक्ति, उसको बोलते हैं वेरी गुड से ग्रेट की जो स्टेज होती है, वो तब आती है जब व्यक्ति के अंदर ह्यूमिलिटी होती है। आपने सवाल पूछा तो मैं आपको एक इंसिडेंट के साथ ही इसका जवाब देता हूँ। इंसिडेंट नहीं, एक लर्निंग। अभी किसी से मैं बात ही कर रहा था इसी संबंध में, तो दिमाग में फ्रेश है। मैंने आज तक डॉक्टर कलाम के यहाँ कई लोग काम करते थे, ठीक है। तो कोई व्यक्ति खाना बनाता था, कोई व्यक्ति उनका वाहन चलाता था, कोई व्यक्ति सिक्योरिटी में था, कोई व्यक्ति जो पीएन होता है, जो लोगों को अंदर बाहर करता है, वो था, गेटकीपर था, बहुत सारे लोग थे। करीब 70-80 लोग, एक राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति की Z+ सिक्योरिटी होती है, तो 70-80 लोगों का पूरा एक संगठन काम करता है, अलग अलग शिफ्ट पे काम करता है। मैंने आज तक, और वो कई बार बाहर भी आते थे, तो गाड़ी में बैठे, वहां पे भी सर्किट हाउस है, राजभवन है, मैंने आज तक उनको किसी को ये कहते नहीं बोला कि ये ड्राइवर है, ये पीएम है, ये पीए है मेरा, ये मेरा सेक्रेटरी है। कभी नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। 7 साल में उनके साथ रहा, उसी घर में रहा। तो ऐसा नहीं है कि बाहर दिखाने के दांत अलग होते हैं लोगों के और चबाने के अलग होते हैं, तो ऐसा भी नहीं था। मैं तो 24 घंटे मैंने देखा, 24 घंटे में मैंने उनको कभी, जो व्यक्ति हमारे यहाँ खाना बनाता था उसका नाम चिलप्पा था, ठीक है, और वो DRDO से आए थे, राष्ट्रपति को, पूर्व राष्ट्रपति को असाइन होते हैं, तो वो भी एक, ही वाज आल्सो फ्रॉम द आर्मी। उस चिलप्पा जो व्यक्ति थे, उनको आज तक डॉक्टर कलाम ने नहीं कहा कि ये यहाँ का हाउसकीपर है या मेरा कुक है, ऐसा कुछ है, कभी नहीं बोला। अगर बड़े बड़े लोग आते थे, दलाई लामा जी जैसे लोग आते थे उस समय, तो भाई कलाम साहब से मिलने तो बड़े बड़े लोग आते थे, तो चिलप्पा चाय लेके आते थे, तो हमेशा ये भी नहीं करते थे कि वो चाय रख करके चला जाएगा, इंट्रोड्यूस करते थे। ओ वेट, ही इज चिलप्पा, दिस इज दलाई लामा, है ना, दिस इज चिलप्पा, दिस इज दलाई लामा, दोनों इनको इंट्रोड्यूस करेंगे। हम लोग ऐसा नहीं करते ना कभी कभी। आज मैं उसी संबंध में किसी से बात कर रहा था सुबह, हम लोगों के अंदर ये इज्जत देने की जो भावना होती है ना, ये कम होती जा रही है। हम लोग लोगों को ओहदे के हिसाब से देखते हैं, और मेरे ख्याल में जो मैं आज सुबह कह रहा था थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट एक तरह से ये नया कास्ट सिस्टम है। जब आप लोगों के उनके प्रोफेशन से एड्रेस करेंगे तो ये कास्टिज्म हो गया, न्यू कास्टिज्म है, इससे अलग हटना है। हमें एक ऐसी सोसाइटी, अगर कलाम जैसी सोसाइटी बनानी है और खुद बनना है कलाम जैसा, और फायदा है आपका कलाम बनने में, बिकॉज अगर आप कलाम बनेंगे तो आप लंबा जिएंगे, और आप जितना भी जिएंगे आप 2 पैर पे अपने खड़े होकर के जिएंगे, और जो भी आप करेंगे जीवन में वो अपने हिसाब से करेंगे, और जीवन के जाते समय, सबको जाना है, जाते समय भी आप वही करेंगे जो आपको करना है। तो आपकी परफेक्ट लाइफ की स्टार्ट से लेकर के एंड तक रहेगी। तो अगर अपना भी आप स्वार्थ देखते हैं ना, तो दूसरों को इज्जत दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कलाम साहब जो उनका पीए होता था, उसको हम सब लोग बोलते पीए है, पर्सनल असिस्टेंट है, उसको बोलते थे, पहले क्लास था मेरा 2008 में आया मैं अहमदाबाद में, एंड ही हैड कम टू टीच मी। इसी तरह से मैं उनकी आई गेट इंट्रोड्यूस्ड टू हिम, और उन्होंने बोला कि ये जो व्यक्ति है, उनका नाम लिया उन्होंने बोला ये कंट्रोल्स माय टाइम, ही कंट्रोल्स मी। ये नहीं बोला कि वो जो व्यक्ति गाड़ी चलाता था उसको बोलते थे दिस गाय टेक्स मी टू द राइट प्लेस, है ना, वो सारथी की तरह उसको लेते थे, है ना। सो इस प्रकार से जो है, अगर हम हर एक व्यक्ति को, और इसी यही कारण होता है कि जब ऐसे लोग जब रिटायर भी हो जाते हैं तो भी लोग उनसे मिलने आते हैं, जब उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता। इंसान जब कुर्सी पे होता है तो सब उससे मिलने आते हैं। आपके पास पावर है, आप अभी CEO हैं, आपसे सब मिलने आएंगे, ठीक है। जिस दिन आप हट जाएंगे, क्या वो लोग आपसे मिलने आएंगे? आपकी पावर का टेस्ट तो तब होता है जब आप सीट पे हो तो लोग आपसे मिलने आएंगे, लेकिन आपकी नोबिलिटी का टेस्ट तब होता है जब आप सीट पे नहीं हो और तब भी लोग आपसे मिलने आए। सो आई थिंक नोबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि आपने जो सवाल पूछा उसका थोड़ा मैं विस्तृत और विस्तार से जवाब दूं, बिकॉज कलाम साहब की पर्सनैलिटी को समझने के लिए थोड़े शब्दों की आवश्यकता होती है ना, इतने बड़े गागर में सागर भरने वाली बात है ना। सो दैट्स हाउ दैट्स द बिगेस्ट लर्निंग। सबसे बड़ा शिक्षक, मैं तो शिक्षक ही थे शुरू से लेकर के अंत तक, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा अगर मैंने कुछ पाठ पढ़ा है उनसे, तो विज्ञान या किसी पॉलिसी का नहीं है, वो इंसानियत का है। आप अच्छे इंसान कैसे बनिए। बहुत ही सुंदर बात बताई आपने। मेरे ख्याल से जो इस समय कठिन समय चल रहा है, हम सब लोग दूर दूर बैठे हैं, शुरू में हम लोगों ने आपस में तंबोला खेलना शुरू किया, लोगों से जूम पे बात करनी शुरू करी, लोगों ने साथ में खाने बनाए, तो पता लगा कि कितनी ज़रूरत है दूसरों की।
सबसे बड़ा अकेलापन एक हमारे, मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे मित्र हैं, वाइस चांसलर हैं बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के, वो दिल्ली किसी कार्यक्रम से गए, उनकी यूनिवर्सिटी देहरादून में, और वो बेचारे वहाँ पर रात को धोती पहन के सोते हैं। वो धोती ले गए, एक टी शर्ट ले गए पहनने के लिए, रात को रुक गए। उनके चांसलर ने बोला 2-3 दिन रुक जाइए, तो मैं कल चले जाएंगे, कोई बात नहीं, ये बात है 21-22 तारीख की, 21-22 मार्च की। और इंसिडेंटली उसी समय लॉकडाउन शुरू हो गया। अब वाइस चांसलर साहब के पास, जो कि बड़ी यूनिवर्सिटी के करीब 15,000 बच्चे, 20,000 बच्चे उनकी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, उनके पास कपड़े नहीं थे पहनने के। तो अल्टीमेटली जो वहाँ का केयर टेकर था गेस्ट हाउस, उसके पास 4 टी शर्ट थी। तो उसने बोला, साहब मेरे पास 4 टी शर्ट है, क्या आप लेंगे एक? मैं ये धो के दे देता हूँ। कितना बड़ा दिल वाला है, इतनी बड़ी दिल, कितना बड़ा दिल है। क्या 25% आप अपनी पोजीशंस को किसी और को दे सकते हैं? ये बहुत बड़ी चीज है। तो इंसानियत वाली बात आपने बहुत खूबसूरती से कही। मैं 2 बातें रखना चाहता हूँ यहाँ पर। एक तो आपकी पहली किताब की बात करना चाहता हूँ, सबसे टारगेट 3 बिलियन, जो कि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा महफूज, बहुत ज़्यादा नज़दीकी है, और इनोवेशन फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइवलीहुड। उस किताब का क्या सार था, और आज के परिस्थितियों में उस किताब का क्या महत्व है? देखिए निखिल जी, क्या है कि जो टारगेट 3 बिलियन किताब थी, जो हिंदी में भी आई, और इनफैक्ट मेरे ख्याल में 8 या 9 भाषाओं में उसका जो है अनुवादन हुआ था। टारगेट 3 बिलियन को लिखने का आशय क्या था? पहले उसके टाइटल पे जाइए। टारगेट 3 बिलियन, लोगों ने पूछा कि आप इसका टाइटल क्यों है? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भारत की जनसंख्या 3 बिलियन हो जाएगी या क्या? 3 बिलियन एक बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है। 3 बिलियन आधी आबादी है। आधी आबादी क्या है? आधी आबादी हमारे वो लोग हैं जो पूरे विश्व में गाँव में रहते हैं। आधी आबादी वो है जो पूरे विश्व में गरीबी रेखा के नीचे रहती है। गरीबी रेखा यानी जो यूएन की गरीबी रेखा है, यूनाइटेड नेशंस की गरीबी रेखा है, $2 पर PPP पर डे पर पर्सन। तो उसके गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रहते हैं वो है आधी आबादी, 3 बिलियन। 3 बिलियन दुनिया में आबादी है युवाओं की, जो 35 साल से नीचे है, और 3 बिलियन से थोड़ी ज्यादा आबादी है दुनिया में महिलाओं की, जो सिस्टम से बाहर रही है ना। तो 3 बिलियन एक ऐसा इंपॉर्टेंट नंबर है जो आने वाले समय में हमारी जो न सिर्फ देश को बल्कि विश्व को शेप करेगा। तो इसलिए इन 3 बिलियन की इन सारे सूत्रों को हम एक साथ कैसे मिलाएं, इसलिए इस टाइटल जो तो किताब का था वो 3 बिलियन। और जो लार्ज अमाउंट ऑफ फोकस ये था कि क्या हम, इसलिए अब इन सबको अगर मिला दें तो क्या हम गांवों में उद्यमिता लगा सकते हैं? कैन वी सेट अप एंटरप्राइजेस इन रूरल एरियाज led by the youth of the world and India, and where women have a special place as well, and those क्योंकि दुनिया में 80% जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रहते हैं, 80% बल्कि 75% लोग रहते हैं गाँव में, तो आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट शहरों में जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं वो भी ज्यादातर गाँव से ही माइग्रेटेड लोग हैं, वो हमने देखा अभी। तो आप छोटी सी चीज सोचिए कि अभी मैंने और डॉक्टर राजीव कुमार जी, और मैंने, डॉक्टर राजीव कुमार जी इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, उन्होंने और मैंने अभी एक आर्टिकल लिखा था पिछले हफ्ते इंडियन एक्सप्रेस में, और उनमें हमने ये चर्चा करी, इन्हीं चीजों की चर्चा करी, और कहा कि शहरों से जो लोग बाहर जा रहे हैं इस समय गाँव में वापस, बड़े कठिनाइयों में जा रहे हैं। मुझे अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में, कुछ दिन क्या 2-3 दिन पहले लखनऊ में एक अमौसी एयरपोर्ट है, आपके कानपुर के रास्ते में पड़ता है, वहां पे एक औरत थी और वो जा रही थी, सर पे गठरी लगाए थे, और हम लोग खाना देने की कोशिश कर रहे थे लोगों को जो जा रहे थे, उनको थोड़ा वाटर, क्लीन वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा चबाने के लिए चने वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे एनर्जी आती रहती है, पेट भरा लगता है। वो महिला से हमने उनको खाना देने की कोशिश करी, हमारे वॉलंटियर ने, तो उन्होंने, शी जस्ट इग्नोर्ड। ठीक है, फिर उससे पूछा कहाँ से आ रही हो? जयपुर से आ रही हो। कहाँ जा रही हो? गोरखपुर जा रही हो। ये नहीं कि पूरा पैदल जा रही हो, कि हो सकता है बीच में कुछ बस भी पकड़ी हो, बट उस समय तो पैदल थी। ठीक है, कि सैकड़ों किलोमीटर तो पैदल चल रही होगी। बट मैं आपको बताऊं निखिल जी, उस महिला की आंखों में जो ऊर्जा थी ना, जो एनर्जी थी और जो ड्राइव थी, वो खाने को इग्नोर कर रही थी। उसने नहीं लिया खाना, उसने कहा नहीं मैं बस चल रही हूँ। शी वॉज हार्डली विलिंग टू स्पीक। उसकी बस डिटर्मिनेशन थी कि मुझे जाना है गोरखपुर तक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई बहुत अच्छी चीज हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश की जनता में, चाहे वो आर्थिक रूप से अशक्त हो, बहुत क्षमता है। जो लोग इस देश में, हजारों लोग या लाखों लोग रादर, शायद करोड़ों की संख्या में पैदल
और उस औरत की चप्पल भी नहीं थी। उससे मुझे चप्पल कहाँ है, तो कहती है जयपुर में कहीं टूट गई थी, पैदल ठीक है चल रही थी, चप्पल भी नहीं, चप्पल भी नहीं है उसके पास, लेकिन चल रही है और वो पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। और फिर मुझे लगता है कि हम बात करते हैं युवाओं में डिप्रेशन की और ये सब चीज़ों की, फिर मुझे इनको देखता हूँ और उनको देखता हूँ, मुझे लगता है कि इतनी ड्राइव कैसे आती है इतनी अभाव में भी। इस देश में बहुत, और देश में नहीं विश्व में भी है, लेकिन अगर हम देश की बात करें तो बहुत ड्राइव है लोगों में, बहुत क्षमता है लोगों में, बहुत कुछ कर गुजरने की। और हम इन लोगों की क्षमता को बाहर कैसे लाएं। और वही जो आर्टिकल मैं आपको चर्चा कर रहा था, मैं यही कह रहा था, और डॉक्टर राजीव जी तो बहुत सीनियर है, मेरे गुरु हैं, तो हम लोगों ने ये चर्चा करी कि क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि जब लोग गांव में वापस जा रहे हैं तो उनको गांव में ही आमदनी का सोर्स मिल जाए। ये कैसा जीडीपी है, ये जो दुनिया में वेस्टर्न फिलॉसफी, अब आप तो खैर बड़े इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखते हैं, मैंने भी IIM अहमदाबाद में पढ़ाई करी, मैनेजमेंट पढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा फ्लॉड ही है, सिस्टम ही फ्लॉड है। जीडीपी क्या मेजर है, मैं आपको कुछ बेचता हूँ, आप मुझे कुछ वापस बेच देते हैं, 2 बार जीडीपी काउंट हो गया। एक आदमी गांव में भी रहता है, उसका आधा परिवार शहर में रहता है, जीडीपी डबल हो गया, उसकी स्पेंडिंग डबल हो गई। बट क्या वो ज्यादा खुश हुआ, क्या उसको रिसोर्स ज्यादा मिले, क्या वो अच्छी चीज कंज्यूम कर रहा है, क्या वो स्वस्थ है, क्या वो परिवार के साथ है, नहीं है। तो इस किताब में भी और इस आर्टिकल में भी हमने इसी चीज पे फोकस किया, और डॉक्टर कलाम भी कहते थे कि आप लोगों को खुश बनाओ, तब तो किसी ग्रोथ का कोई पर्पज है। टारगेट 3 बिलियन बुक वाज ऑल अबाउट कि हम लोगों को खुश कैसे बनाएं, लोगों को हम सुखी कैसे रखें, लोगों को हम परिवारों के पास कैसे रखें। अभी मैं किसी से चर्चा कर रहा था फोन पे, उसने एक बड़ी अच्छी बोली, उसने बोला कि लॉकडाउन ने मेरे को मेरे परिवार के पास ला दिया, मम्मी पापा के पास ला दिया, मैं उससे खुश हूँ, नौकरी चली गई लेकिन खुश हूँ। तो क्यों ना हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि लोग थोड़ा 2/3 इनकम पाएं, लेकिन जो बाराबंकी का है वो बाराबंकी में रहे, अपनी माँ बाप की सेवा करे, है ना, अपनी बूढ़ी माँ को भी कुछ सेवा दे, लोगों को खुशी होती है, बहुत लोगों को मन होता है, इससे बड़ा खुश क्या है। माँ बाप के पास बच्चे रहे, बच्चों के पास माँ बाप रहे, बच्चे की जो वाइफ है, कभी कई मैं देखता हूँ कि हस्बैंड है बॉम्बे में ऑटो चला रहा है, और वाइफ जो है जौनपुर में जो है बच्चे पाल रही है, वो साल में 1 महीना मिलता है, क्या लाइफ है ऐसी ना। तो क्यों हम ऐसे सिस्टम बना रहे हैं। और यही वो किताब का शीर्षक यही था कि हम डिस्ट्रेस माइग्रेशन को खत्म करें, क्योंकि डिस्ट्रेस माइग्रेशन इज अ परमानेंट डिस्ट्रेस। थोड़ा सा क्राइसिस आता है, ठीक है, और क्या होता है कि सरकारें कहती हैं कि ये हमारे नागरिक हैं और ये हमारे नहीं है। इवन स्टेट गवर्नमेंट्स में दिखा, मैं कई स्टेट्स में दिखा, मैं आई एम ओपन, मैं कैंडिडेट रहता हूँ तो आई होप यू डोंट माइंड, बट कितनी स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो स्टेट के बाहर से लोग आए थे उनको एलियंस बना दिया, जैसे वो विदेशी थे कोई, और विदेशी भी थे इस समय, तो विदेशी को भी आप ख्याल रखोगे, समय ऐसा है। लेकिन ये तो अपने ही देश के लोग थे, आप ही की इकोनॉमी में काम कर रहे थे, और आपने ही बोल दिया कि ये तो एलियंस है, ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे। ऐसे स्टेट्स है जिन्होंने कह दिया कि कुछ ने कहा चले जाओ, कुछ ने कहा नहीं जाने भी नहीं देंगे तुम्हें बिल्डिंग बनानी है, तुम यहीं रहोगे, चाहे जैसे रहो यहीं रहोगे तुम, हम जाने नहीं देंगे तुम्हें। फिर कुछ ने उनको कहीं पटक दिया, कुछ ने कहीं और डाल दिया। इस पूरे कार्यक्रम में, इस पूरे जो हुआ पिछले 2 महीने में, अगर हमारी आंखें इस बात से नहीं खुलती हैं कि हमें अब लोगों को जहां पर वो हैं, जहां उनका घर है, वहीं पर एम्प्लॉयमेंट देना है, तो हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप सोचिए कि दसियों हजार करोड़ रुपए हम लोग अर्बन फ्लाईओवर बनाने में, दिल्ली में, बॉम्बे में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, पुणे में, इवन लखनऊ में हम मेट्रो ट्रेन दौड़ा देते हैं, रेलवे दौड़ रही है शहर के अंदर, रोड के ऊपर रोड है वर्टिकली, इतना महंगा होता है सड़क, जमीन के नीचे रोड, जमीन के ऊपर रोड के ऊपर रोड, उसके ऊपर रेल, लगा करके हमने दसियों हजार करोड़ रुपए लगा दिए। अगर हम इसी पैसे को लगा देते गांव के विकास में, तो हमारे गांव के अंदर इतनी इंडस्ट्री तो बन जाती कि हम जो है इन लोगों को बाहर ही नहीं जाना पड़ता शहरों में। तब आपके 2-2 करोड़ के शहर ही ना बनते, आपकी मेगा सिटीज नहीं बनती। आज जो हमारे साथ लोग बैठे हुए हैं, 42 लोग बैठे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो मेगा सिटीज के रहने वाले हैं। क्या मेगा सिटीज रहने लायक है? एक दिल्ली का बाशिंदा जो दिल्ली में रहता है, ऑन एन एवरेज 91 मिनट लगाता है अपने ऑफिस तक जाने में और वापस आने में। बॉम्बे में है तो 93 मिनट, बैंगलोर में है तो 83 मिनट। आप सोचिए कि दिन का 1.5 घंटा सिर्फ ऑफिस तक आने और वापस जाने में लग जाता है। अगर आप कहीं और जाते हैं सिनेमा देखने, शॉपिंग करने, तो वो टाइम अलग, लेकिन दिन के 1.5 घंटे तो आपको उसमें चढ़ाने ही चढ़ाने हैं। आप दिन के अगर आप 5 दिन काम करते हैं या 6 दिन काम करते हैं, तो हफ्ते के लगभग 10 घंटे, महीने के लगभग 40 घंटे, साल के लगभग 40 × 50 लगभग 2000 घंटे आप सिर्फ सड़क पे संघर्ष करते रहते हैं।
क्या बुराई है एक ऐसे सिस्टम को बनाने जो अभी हम कर रहे हैं? लोग हमारे साथ बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कानपुर में हैं, मैं लखनऊ में हूँ, लोग चारों ओर हैं। हम ऐसा सिस्टम चला सकते हैं, हमने चलाया नहीं कभी। तो टारगेट 3 बिलियन इज अबाउट दिस। हाउ डू वी क्रिएट सिस्टम्स जहाँ लोग गांव में रह करके कंट्रीब्यूट करें, छोटे शहरों में रह के कंट्रीब्यूट करें, परिवार साथ रहें, लोग एक दूसरे से खुश रहें, और लोगों में जो मनमुटाव है, जो इतने 90% झगड़े जो परिवार में होते हैं वो बेमकसद के होते हैं, वो झगड़े कैसे कम, और हम युवाओं को कैसे जैसे इनकरेज करें। देखिए आज ये एयर मीट पे हम कर रहे हैं, तो मुझे उन्होंने बताया कि एयर मीट पे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक भारतीय उद्यमिता है, भारत चैलेंज कर रहा है, भारत का कोई युवा। अब ये एयर मीट तब तक ना आप जानते थे ना मैं जानता था जब तक कि कोरोना वायरस क्राइसिस नहीं आ गई। अगर हम लोग थोड़े से अवेयर होते तो ये उसको पहले से जानते, तब हम क्यों यूज करते जूम और इसका दुनिया भर की चीजें। मुझे तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई कांग्रेचुलेट जिसने भी ये बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है सिस्टम, और आपने यूज किया, ये और भी अच्छी बात है। अब आगे चल के लोग अवेयर होंगे तो यहाँ 44 लोग जो बैठे हैं वो भी यूज करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि कोरोना वायरस का हथौड़ा पड़ा तब हमें समझ में आया कि एयर मीट यूज करनी चाहिए? ऐसा क्यों होता है कि जब हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं लद्दाख में, तब हमें याद आता है कि नहीं यार, चाइना का सामान यूज करना चाहिए था, हमें अपना मोबाइल बनाना चाहिए था। हम निखिल जी 2003 में हमारा चाइना का इंपोर्ट था $3.6 बिलियन। हम चाइना को देते थे सामान लेने के लिए। 2003 से हमारा मिडिल क्लास युवा बढ़ा है। 2015 में चाइना से इंपोर्ट बिल था $59.8 बिलियन, यानी कि 11 साल के अंतर पर 18 गुना इंपोर्ट बढ़ गया और हम सोते रहे। फिर 2020 लगता है जब चाइना लद्दाख में हमारे सैनिकों को लिटरली पत्थरों लाठियों से मार देता है, तब हमें याद आता है कि हमें चाइना का गुड नहीं इस्तेमाल करना है, हमें चाइना नहीं इस्तेमाल करना है, हमें चाइनीज गुड को हटाना है, क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनना है। ऐसा क्यों होता है कि कोरोना वायरस का हथौड़ा पड़ता है तो हमें याद आता है कुछ, जब हमें किसी और चीज का, जब व्हाई डज क्राइसिस ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ अस? व्हाई कांट वी ब्रिंग द बेस्ट विदाउट द क्राइसिस? व्हाई डू वी हैव टू वेट फॉर दैट क्राइसिस? सो यही आशय है इस पूरी किताब का भी, कि उस किताब में हमने ये लिखी है बात कि अगर कभी पैंडेमिक कुछ ऐसी आएगी, कोई भी नेचुरल या मैन मेड क्लाइमेटी आएगी, तो आपके जो डिस्ट्रेस पॉपुलेशन है, जो माइग्रेंट वर्कर है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा। इसको पहले से ही बाहर कर दो आप। उसका पूरा नाम का एक सिस्टम होता है, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। उसको यूज करके आप गाँव के क्लस्टर विकास में जाइए, और हर क्लस्टर में, पूरे भारत में 7,000 क्लस्टर चाहिए, 6 लाख गाँव को कवर करेंगे। हर क्लस्टर में 100 से 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, और उसका रिटर्न हमने बोला कि 3.5 से 5 साल के बीच में आ जाएगा। क्योंकि आप मुंबई में पैसा डालते हो कुछ, तो उसका रिटर्न आना मुश्किल है। क्योंकि अगर मैं आपको, मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय रखते हैं बॉम्बे में, आप उसको 10,000 देते हैं तो उसका 6,000 रुपए तो किराए में निकल जाएगा मिनिमम। लेकिन अगर वही चीज मैं कानपुर में दूंगा तो उसका शायद 8,000 बच जाएगा, अगर मैं लखनऊ में दूंगा तो शायद 7,000 बच जाएगा, अगर उसको घर में ही रहने दूं बाराबंकी में तो 10 का 10,000 बच जाएगा। तो जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, क्योंकि आप सही चीजों में इन्वेस्ट करोगे। अदरवाइज तो आप रियल एस्टेट पेइंग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बॉम्बे में? हम सामान लेते, हम सैलरी मिलती है, सैलरी किराए में चली जाती है या ट्रांसपोर्ट में चली जाती है, तो कहीं ना वो सैलरी बढ़ी है, लेकिन डिस्पोजेबल इनकम तो नहीं बढ़ रही है ना, तो आपका कंजम्पशन भी नहीं बढ़ रहा है। सो दोज आर द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स व्हिच वी नीड टू फिगर आउट, एंड दैट इज द टारगेट 3 बिलियन। और इस पूरी इक्वेशन में महिलाओं को भी हमें सेंटर स्टेज पे रखना होगा। और मतलब हम लोग कभी कभी, मुझे लगता है कि हाँ महिलाएं होंगी कई, मुझे लगता है कि अगर हमें विमेन को डेवलप करना है तो हमें 2 चीजें करनी है। पहला तो हमें ये करना है कि हमें, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं लोगों से पूछता हूँ कि तुम्हारी मॉम क्या करती है, बच्चों से पूछता हूँ तो पापा क्या करते हैं, पापा जॉब करते हैं। मम्मी क्या करती है, मम्मी कुछ नहीं करती, मम्मी कुछ नहीं करती, बैठी रहती है। तो बहुत खराब आंसर है। नहीं, वो घर का काम करती है, तो घर का काम कुछ नहीं होता है। तो पहले तो हमें उस घर के काम को भी डिग्निटी देनी होगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इशू है। और दूसरा, हमें जो महिलाओं का जो फीमेल ब्रेन में क्रिएटिविटी होती है, इट्स अ वेल नोन फैक्ट, women have a better creativity, the brain structure is like that. Men are, और अब ये एवरेज है, ये दिस इज साइंस, और हो सकता है कि इसके एक्सट्रीम एंड्स पे लोग अलग अलग बिहेवियर करें, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा मानना है कि men and women are equivalent, not equals but equivalent, and they can work beautifully when they work together, you know, क्योंकि वो दोनों चीजें ले आती है। मेरे ऑफिस में आधे, there are half men half women, and they work beautifully together because women do something very good जो men नहीं सोच सकते, and vice versa.
So जब when they get together, if we build an economy जिसमें दोनों हाथ बटाएं, it will be fabulous. और मुझे ये भी लगता है कि even homemaking जो एक is also a profession, and I think it's high time to even compensate for it if it's needed. You know, if something has to be done, there has to be some notional value to it, at least so that we can bring dignity to women. तो ये जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि अगर मैंने किसी से सबसे ज्यादा सीखा है तो अपनी माँ से सीखा है, और मेरे ख्याल में सब लोग जो यहाँ हैं, you will agree, but हमने सबसे ज्यादा अपनी मॉम से सीखा है. 50% of our learning comes from our mother, not father. Father का थोड़ा कम होता है. आप डैडी होंगे, थोड़ा आपको मैं डिस्करेज कर रहा हूँ, लेकिन we have to bring that dignity back. तो क्यों ये मिसमैच क्यों है कि हमारे यहाँ देवियाँ होती हैं, हम पृथ्वी को देवी बोलते हैं, मतलब पृथ्वी माँ बोलते हैं, पृथ्वी पिता नहीं बोलते, है ना. तो पृथ्वी को भी हमने फीमेल की संज्ञा दी, हमने देवियों की संज्ञा दी, हमने शक्ति को भी जो है फीमेल की संज्ञा दी. तो भारत माँ ही बोला हमने, तो भारत को भी माँ बोला, भारत देश भी हमारी भारत माँ है. तो अगर जो है सब कुछ ये है, तो ऐसा क्यों होता है कि फिर हम वहां तक तो सब कुछ हम नाइस एंड कोजी, लेकिन जो रियल इम्पैक्ट है वहां पे हम लोग लैक कर जाते हैं. सो आई थिंक दैट इज समथिंग वी नीड टू कंसीडर. सो वही आधी जो चीजें हैं ना, दुनिया की आधी चीजें पीछे रह गई हैं या हमने पीछे रहने दी है. तो अब समय है कि हम उनको भी आगे लाएं और सबके लिए बेहतर दुनिया बनेगी. इट्स नॉट अ जीरो सम गेम कि अगर कोई महिला आगे आती है तो क्या पुरुष पीछे चले जाते हैं. ऐसा नहीं होता है. आप ग्रो करते हैं, द पाई ग्रोस. ऐसा नहीं है कि स्लाइस आपकी कम होकर के किसी और को चली जाती है. अगर कोई गरीब ऊपर आता है तो अमीर कमजोर नहीं हो जाता है. अगर कोई गरीबी रेखा के ऊपर आता है नीचे से, तो ऐसा नहीं है कि बाकी सब लोग लूज वेल्थ. We create our own wealth, we create our own resources, and we do it sustainably. And if we do that, then you expand the pie. You don't cut into each other's pie, right? तो यही है. बहुत अच्छी बात बताई. पहला तो उस बात पे रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा कि मेरी लॉकडाउन के शुरू में बहुत लोगों से बात होती थी. हमारे कई एलुमनाई भी हैं जो सीनियर हैं, मेरे साथ के लोग भी हैं जो काफी जगह पे काम कर रहे हैं. और सबका यही होता है कि भाई रात को 8 बजे के बाद कोई कॉल ना रखो, क्योंकि बर्तन मांजने का टाइम हो गया है या खाना बनवाना हाथ देना है. और शुरू में काफी जो पुरुष पर्टिकुलरली जो खाना वाना घर पर नहीं बनाते थे या सफाई नहीं करते थे या बर्तन नहीं मांजते थे, उनको बहुत थकान हो जाती थी कि भाई पूरे दिन घर का काम कर थक गए. शायद उस समय रियलाइज बहुत अच्छा हुआ मेरे हिसाब से, लॉकडाउन हुआ, पता लगा कि कम से कम भारत की एक मेजॉरिटी ऑफ द क्लास, जिसको आप बोल रहे हैं आधी क्लास को पता लगा कि काम करना क्या होता है. घर पे खाली बैठना काम करना नहीं है, घर पे एक्चुअली काम होता है. इंसिडेंटली थोड़ा मुझे थोड़ा सा कम थकान हुई, क्योंकि मैं 4-5 साल विदेश में रहा हूँ, तो वहां पर मैंने सब काम किया हुआ है, तो थोड़ा सा आसान रहा उस चीज का. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप इंटरेस्टिंग बात ये होती है माइग्रेंट वर्कर, जब खुद जो है लोग किचन का काम करना पड़ता है ना, तो आदमी सस्टेनेबिलिटी की ओर चला जाता है. तो मैंने जब खुद जो है बर्तन साफ करना शुरू किया दिल्ली में, मैं अकेले रह रहा था तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि बर्तन कम गंदे करने चाहिए, कि इसको रीयूज किया जा सकता है ना. तो इसलिए जब आदमी खुद मेहनत करता है तो सस्टेनेबल बन जाता है. ये बात अच्छी. नए इनोवेशन आते हैं, जैसे प्याज काटने के टाइम पे चश्मा लगा लो, तो नए इनोवेशन आते हैं ऐसे. वरना कभी सोचे नहीं है कि बोल दिया प्याज काट के दे दो, मिर्ची काट के दे दो, जो कह दिया. जब खुद काटनी पड़ती है तो सोचते हैं कि कितना कष्ट होता होगा. सब कुछ पता बहुत इम्पोर्टेंट बात, मजाक अलग तरह से, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात जो आपने बोली माइग्रेंट वर्कर्स की, अभी एक अधिकारी से बात भी हो रही थी इस बारे में कि 2 करोड़ लोग 2 महीने में एक जगह से दूसरी जगह गए. उसमें इन लोगों को अपनी जगहों से बड़ी शहरों में आने में 30 साल लगे करीब. आप बम्बई में जाएं, किसी टैक्सी वाले से, ऑटो वाले से पूछें, आपको वो भोजपुरी में, हिंदी में या किसी भी अलग भाषा में बात करता मिल जाएगा. उससे पूछेंगे भैया कहाँ के हो, मेरा बनारस के हैं या हम रांची के हैं, ऐसा है वैसा है. तो कब से रह रहे हो यहाँ पर? 35 साल से रह रहे हैं. तो दे आर डोमेस्टिकेटेड. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा ये थॉट था, हम लोग बात कर रहे थे कि ये थॉट था कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन 2 करोड़ लोगों में से काफी बड़े तबके ने कुछ स्किल्स और कुछ नॉलेज एक्वायर करी. क्या उस नॉलेज और स्किल्स को यूज करके, जो आप बात बोल रहे हैं कि शहरों क्लास भी और हमारे जो विलेजेस वगैरह टाउन है, क्या उसमें हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा सकता है? इसमें सबसे बड़ी जो तकलीफ है, क्या तकलीफ है? 3 चीजों की तकलीफ आई. पहली क्रेडिट की, कि अगर उसको 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कहीं से चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से मिलेगा? पहला तकलीफ ये आएगा. दूसरा तकलीफ आएगा
कि रॉ मटेरियल का, कि उतना ज़्यादा अभी भी हमारे जो छोटे शहर हैं उसके अंदर हर चीज़ का रॉ मटेरियल, हर चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तीसरा तकलीफ आएगा स्किल्स का, कि क्या उस बिजनेस को, छोटा बिजनेस सही, उसको चलाने के लिए आर दे एनफ स्किल्स इन द रूरल। तो आई थिंक जो बात आपने और राजीव कुमार जी ने बात कही है, उसको मेरे ख्याल से उस चीज़ को वाइस चेयरमैन के थ्रू आपको कहना चाहिए कि भाई 3 चीज़ों का ध्यान रखें, क्रेडिट, infrastructure and skill. If you are able to do that, then we can create rural entrepreneurship by millions, not just thousands. Absolutely. And may I add something more? There has to be a structure. So हमारा क्या है कि एक चीज आप इसमें और ऐड करिए, मार्केट्स। क्योंकि अगर मार्केट नहीं है तो आप क्या करेंगे, और शॉर्ट टर्म पे मार्केट की भी आवश्यकता होती है। हम लोग बड़ी कंपनी के नजरिए से सोचते हैं। अब आप आईआईटी से हैं, मैंने आईएम में पढ़ाया भी और पढ़ा भी है। हम लोग सोचते हैं कि नहीं, मार्केट आ जाएगा, मार्केटिंग करते रहो, मार्केट आ जाएगा। बट ऐसे नहीं वर्क करता है ग्रास रूट पे। जो आदमी दिहाड़ी का करता है, जो सुबह कर्जा लेता है और शाम को चुकाता है, उसको दिन में सेल करनी होती है, वो अगले दिन सेल नहीं करेगा। आप में से जो लोग स्टॉक मार्केट में रहते हैं उसको बोलते हैं डे ट्रेडिंग। वो डे ट्रेडिंग पे काम करता है। कभी कभी वो ऑप्शंस पे काम करता है, बिकॉज वो कर्जा जरा ले लेता है और उसको सोचता है कि इसको सेल के मार्जिन से किस तरीके से मैं निकालूंगा, मार्जिन मनी पे काम करता है। सो उसको हमें समझना आवश्यक है। भारत को, मुझे ऐसा लगता है कि उद्यमिता भी कई लेवल की होती है। और मैंने बहुत सारे, मेरे दोस्त हैं, मतलब कितनी कंपनीज है, जरा ट्रीबो है, ट्रीबो वाज माय बैचमेट, शुगर है, शुगर वाज माय बैचमेट इन अहमदाबाद, मेरे एक रूम के ऊपर रहता था। wealthy.in करके एक कंपनी है, वो 2 रूम छोड़ के रहता था। फिर रिवीगो एक कंपनी है, आपने सुना होगा, वो हमारा का दीपक गर्ग हमारा ही ऑलरेडी है। अच्छा, so Rivigo is a company, Ghazal Kalra was Ghazal उसकी पार्टनर है। Yeah, so she is the wife of one of my उसका अपना भी कंपनी है, वो भी बैचमेट है। So I've seen a lot of entrepreneurs. But the thing is that entrepreneurs in IITs and IIMs work in a different way than entrepreneurs in a गांव in बाराबंकी या बहराइच। अंतर है। देखिए, ये जो entrepreneur का मॉडल है, इसमें हेवी कैपिटल इन्फ्यूजन है, इसमें डीप पॉकेट्स आ जाती हैं तुरंत, और आप 1, 2, 3, 4 साल तक ब्लीड कर सकते हो। मनी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपको लोग आ जाएंगे, आप कन्विंस कर दोगे अपनी स्टोरी से। As long as you are going on a path, if you have a plan and you go on a plan, that plan can be very long term. But जब आप बात कर रहे हैं कि बॉम्बे से आया हुआ एक माइग्रेंट वर्कर डिस्ट्रेस माइग्रेशन में गया था, अब एक इमरजेंसी एंटरप्रेन्योरशिप लगाएगा, तो वो उस मॉडल पे काम नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को एंटरप्रेन्योरशिप इटसेल्फ को 2 भागों में या 2 से ज्यादा भागों में स्प्लिट करना पड़ेगा। एक वो एंटरप्रेन्योर है जिनको आपको दुनिया भर के बैंकों से लोन मिलता है, जो ब्लू आइड बॉयज होते हैं, और आप और मैं उनमें से एक हैं, ठीक है। सो हम लोगों को, हम स्टोरी कन्विंस कर लेते हैं, हम पीपीटी बना के स्टोरीज कन्विंस कर लेंगे लोगों को, हमारी बैकग्राउंड बोल जाएगी लोगों के लिए, दैट विल स्पीक। बट ऐसे भी एंटरप्रेन्योर हैं जो आप, जिसको आप बात कर रहे हो कि एक ड्राइवर था जो टैक्सी चलाता था वहां पर, और वो जो टैक्सी चलाने वाला व्यक्ति है, वो शायद 30,000 रुपए की सेविंग लेकर के अपने गाँव आ गया है 1500 किलोमीटर दूर। उसके पास ड्राइविंग का स्किल था, खेती भी भूल चुका है, अब वो क्या करेगा? उसके लिए जो प्रोसेस होगा वो एक पूरी तरह से अलग प्रोसेस होगा, और वो हम नहीं कर रहे हैं। और उसके लिए ये भी जरूरी है कि हम मार्केट के डायरेक्शंस बनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार, आपको पता है कि इस समय काम कर रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पर। अच्छा आइडिया है, अगर ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए तो, मतलब अगर ठीक से किया जाए तो, इसका अगर मार्केट बना दिया जाए और इसी में कैपिटल किया जाए तो इट विल बी ए गुड आइडिया। आप सोचिए कि, और ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये आइडिया ऐसा है जो कम से कम 4000 साल पुराना है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हैज बीन एजेस ओल्ड। पुराने जमाने में भी होता था कि अभी भी देखिए ग्लास इंडस्ट्री कहाँ लगी है, फिरोजाबाद में लगी है, भदोही में आपकी कारपेट इंडस्ट्री लगी है, तो किसी ने तो लगाई थी ना, कैसे बन गया ये, ऑर्गेनिकली कैसे ग्रो कर गया? तो क्या इस ऑर्गेनिक पाथ को ही हम एक्सेलरेट करने की कोशिश करें? क्या हम कारपेट क्रेडिट्स दें, एक शहर को हम कारपेट बनाने की कोशिश करें, वहां पर हम ट्रेनिंग दें लोगों को, वहां पर हम कारपेट इंडस्ट्री के लिए ही क्रेडिट दें, और वहां पे हम लोगों को ट्रेनिंग दे करके उनको कुछ टाइम तक हैंड होल्ड करना पड़ेगा। जैसे आपके आईआईटी में वो जो सेंटर है जो चलता है स्टार्टअप वाला, जो सिडबी वाला है, राइट, आप 15,000 रुपए की शायद तो स्टाइपेंड देते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार में मैं मेंटोर हूँ स्टार्टअप पॉलिसी पे, हम भी 15,000 रुपए देते हैं। तो 15,000 रुपए जो देते हैं उस आदमी का 1 से 2 साल तक हम देते हैं, 2 साल तक उसका रोजगार चल सकता है। बट क्या किसी किसान को मिलेगा? क्या किसी जो बॉम्बे से जो बढ़ई था, जो कारपेंटर था, अगर वो वापस आ रहा है तो क्या हम उसको 15,000 रुपए स्टाइपेंड दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, हमने कुछ नहीं दे रहे उसको। हम ज्यादा से ज्यादा उसको 2,000 रुपए 3 महीने के लिए दे देंगे, वो भी अगर वो बहुत डिस्ट्रेस जोन में है तो।
क्या अगर हमें उद्यमिता लगानी है तो स्ट्रक्चर बनाइए, प्लान बनाइए। आप 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 5 प्रोडक्ट, जो भी करना हो आप करिए। 1 गांव 1 प्रोडक्ट करिए, जैसे पूरा में कहा गया था। क्लस्टर डेवलपमेंट करिए। क्लस्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज गांव का इकोसिस्टम ऐसा ही होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हॉरिजॉन्टल मार्केट्स है। आप गांव-गांव जाइए, आपको मैगी मिलेगी। आप गांव-गांव जाइए, आपको बड़े-बड़े ब्रांड्स के बिस्किट मिलेंगे, चाय मिलेगी। क्यों नहीं ऐसा होता है कि छोटे जो जो भट्टे लगाते हैं बिस्किट, जो ब्रेड बनाने वाले रस्क बनते हैं गांव में, क्यों ना उन्हीं के लैटरल मार्केट से इंट्रोड्यूस कर दें। गांव सिर्फ एक प्रोडक्शन सेंटर नहीं है, मार्केट भी है। तो क्यों ना हम गांव का एज अ मार्केट यूज करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल सेल क्यों नहीं करते? क्यों ना हम ऐसी पॉलिसी ले आए कि गांव में अगर एक गांव से दूसरे गांव में प्रोडक्ट बिकेगा तो हम उस पर रिबेट देंगे, हम उस पर टैक्सेस नहीं लेंगे, हम उसको इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बना देंगे। ऐसा क्यों नहीं हम करते? अगर हम ऐसा काम करेंगे तो ये एक स्ट्रक्चर चाहिए सर। इसमें आप जैसे लोगों की आवश्यकता है कि आप लोग पॉलिसी प्लानिंग में आइए। आप लोग बहुत अच्छी जगह है ना, आप आईआईटी में हैं, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है आईआईटी, लेकिन आईआईटी की दीवार से बाहर आना पड़ेगा सर। उस रोड के जस्ट पार देखिए क्या है, मैं तो गया हूँ, वहां आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हमें सोचना पड़ेगा। मैं आपको पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठे जो जितने भी लोग हैं सबको बोल रहा हूँ। हम अपने बहुमंजिला इमारतों से बाहर निकलना होगा, गेटेड सोसाइटी से, अपने एयर कंडीशन ऑफिस से, और हम क्या कर सकते हैं सामने वाले के लिए, और हम कर सकते हैं, सस्टेनेबली करेंगे, पैसे भी बनेंगे आपके भी इसमें। लेकिन वो इंटेंट नहीं होना चाहिए। इंटेंट ये होना चाहिए कि आप देश बदलेंगे, और आप बदल सकते हैं। क्योंकि इस देश में 2 लोग हो गए, एक जो हो गए जिनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, और एक हो गए जिनके पास बहुत सारे हाथ हैं। हाथ और दिमाग साथ नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने दीवारें खड़ी कर दी हैं। उन दीवारों को तोड़ने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि ज़्यादातर लोग बड़ी शहरों में और बड़े इंस्टीट्यूशन में बैठे, वहाँ कुछ नहीं हो रहा। थोड़ा सा हम लोगों ने इस तरफ कदम बढ़ाया है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे सिडबी का आपने नाम लिया, सिडबी सेंटर का, तो उसका नाम आजकल हम लोग SIIC बोलते हैं। SIIC में हम लोग क्या करते हैं, भारत में कोई भी उद्यमी हो, अगर वो कुछ करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ IIT के लिए खुला हुआ है। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे पास करीब 100 कंपनीज हैं। 100 कंपनीज में से 60-70% कंपनीज नॉन IITians की हैं, जो हमारे स्टूडेंट नहीं थे, बाहर से लोग हैं। कोई पटना से आया है, कोई कहीं से आया है। जो हमारी सबसे बड़ी कंपनी है, उसका नाम है फूल के नाम से। वो क्या करते हैं कि इंसेंस स्टिक, अगरबत्तियां बनाते हैं, जो अपने मंदिरों में फूल डिस्कार्ड कर दिया जाता है, उसको यूज करके उन्होंने 75 महिलाओं को रोजगार दिया, और उसको यूज करके अगरबत्तियां बनाते हैं, और 5-6 करोड़ रुपए कारोबार कर रहे हैं। लोगों का लड़का अंकित अग्रवाल को आइडिया आया, वहां पर वो घाट पे बैठा हुआ था कि इतना सारा जो फूल गंगा बहा दिया जाता है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसको क्यों ना कुछ करा जाए। अब वो लड़का IIT का नहीं है। इस तरह से अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया, उसमें हमारे ही पास के गांव में 4 कारपेंटर्स थे। उन्होंने नई मशीन बनाई। उस मशीन को, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, कि उसी कंपटीशन के अंदर IIT के अंदर के बच्चों ने अप्लाई किया, एंड दे वॉट द फर्स्ट प्राइज। क्योंकि वो मशीन एक साथ जो कुर्सी के पाए होते हैं, कुर्सी का पाए नॉर्मली एक बार में एक बनता है, वो 5-10 पाए इस तरह की एक लेथ मशीन बनाई कि 5-10 पाए एक साथ एक तरीके से बन सकते हैं, और हाथ से, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी, बिना कुछ यूज करे। इतना अच्छा यूज है। वो इतनी पसंद आई, हमने उसको हाथ किया 1 लाख रुपए, उसको हमने प्राइज दिया, और उसको हमने इंक्यूबेट किया। तो हमारे यहाँ ये एक स्कीम चलती है। एक और हम लोगों ने एक फेलोशिप स्टार्ट करी है, यू विल बी वेरी ग्लैड। और ये इस चीज़ को फैलाया जाए, मैं ये कहता हूँ, उसको हम बोलते हैं IIT कानपुर इनोवेशन फेलोशिप। तो हम लोगों ने कई लोगों के CSR के पास गए, एंटिटी डेटा के पास गए, HDFC के पास गए। हमने कहा भाई कि बहुत सारे जो यंग लोग हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आना चाहते, वो जाके बड़ी बड़ी कंपनियां ज्वाइन कर लेते हैं। क्या कारण है? उसके लिए हमने क्या किया, हमने कहा कि आपके पास कोई आइडिया है और उसको बढ़ाया जा सकता है, तो वी विल गिव यू 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक हम आपको देंगे, नो क्वेश्चन आस्क्ड, फॉर 12 महीने। आप करिए, यू प्ले अराउंड, और आप करिए उसको। हमने इनोवेशन फेलोशिप बोला, और आज हमारे पास 14 लड़के काम कर रहे हैं। 14 में से सिर्फ मात्र 3 IIT कानपुर की हैं, 11 बाहर की। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप निखिल जी। इन सब चीजों का मेरा सुझाव ये है, मेरे पास एक वी हैव अ सोशल मीडिया चैनल, ठीक है, करीब 26-27 लाख लोग हैं उसके साथ जुड़े हुए। आप ऐसे बच्चों को या ऐसे उद्यमियों को आप हमारा इसका इस्तेमाल करके क्यों नहीं सामने लाते? बिल्कुल आप बोल रहे हैं, 48 लोग सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, 50 लोग हम लोगों के बीच में ये बात हो गई।
ये 48 लोग वैसे हैं जिनकी माइंड सेट ही ऐसी है, तो शायद उन्होंने पहले सुना हो। लेकिन क्या भारत सुन रहा है इस बात को? भारत तो नेगेटिव स्टोरी सुन रहा है ना। हम क्यों नहीं इन चीजों को बाहर लाते हैं? क्यों नहीं इस अगरबत्ती, जो कितना अच्छा आइडिया है, स्वीट आइडिया है, क्यों नहीं हम इसको बाहर ला रहे हैं? क्यों नहीं जो गंगा साफ कर रहा है या पानी से साफ कर रहा है इन जनरल, उसको क्यों नहीं बाहर ला रहे हैं? इन लोगों के आइडियाज हम क्यों नहीं एक थिंकिंग सोसाइटी बनाते हैं? भारत में आइडिया की कमी नहीं है, ये तो आप भी मानेंगे, सभी मानते हैं। और इतनी बड़ी सिविलाइजेशन इतने साल तक चली है, तो आइडिया तो कम नहीं है। आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन एवर जहां पर घरों के अंदर टॉयलेट होते थे। आज हम बात कर रहे हैं टॉयलेट वाला भारत जो है ना, हर घर में टॉयलेट। और ये डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, आई एम नॉट शूटिंग ऑफ माय हिप, मैं डॉक्यूमेंट पढ़ के बताता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर एक घर के अंदर टॉयलेट था, स्नान घर था और टॉयलेट था, सोक पिट सिस्टम से। उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो हम बड़े इनोवेटिव लोग हैं। लेकिन ये स्टोरी निखिल जो आप बता रहे हैं, ये बेहतरीन स्टोरी है, लेकिन इनको बाहर लाना आवश्यक है। मुझे ये लगता है कि इनको हम आईआईटी के माध्यम से लाइए, मीडिया के माध्यम से लाइए, और मैं खुद वॉलंटियर करने के लिए रेडी हूँ कि आई कैन डिस्कस दीज आइडियाज ऑन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और अच्छे खासे हमारे करीब 25-30 लाख लोग हैं जो सुनते हैं इस बात को, और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। तो हम सब लोग कलेक्टिवली इस देश के अंदर एक कॉन्शियसनेस जगाने की आवश्यकता है कि द पावर ऑफ आइडियाज ब्रिंग्स अस टुगेदर। अदरवाइज वो डिवाइड करने वाली 10,000 चीजें चल रही हैं, हर चीज पे हम डिवाइड हो जाते हैं। तो क्यों हम देखिए क्या है कि ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में लोग यानी हम लोग बनाएंगे कि जो राष्ट्र का जो मार्गदर्शन है, जो राष्ट्र का ध्येय है, जो राष्ट्र का एक कॉन्शियसनेस ऑफ द नेशन है, वो हम बनाते हैं। इसलिए अगर हम लोग इस चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेना है, प्रिविलेज नहीं है ये हमारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, कि ये हमारा कोई ये नहीं है कि हम डिसाइड कर लें करना है नहीं करना है, ये हमारा डिसीजन है। ये हमारी राष्ट्र के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम नेशनल थिंकिंग को शेप करें। और मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, हम सब लोग कलेक्टिवली 2-2 घंटा अगर हम रोज लगाएं या 1-1 घंटा रोज लगाएं, और हम वॉलंटियर करें कि हम 1 घंटा हम रोज लगाएंगे अच्छी चीजें करने में राष्ट्र के लिए, तो देश बदलेगा। शुरुआत करने की आवश्यकता है। तो इतने अच्छे आइडियाज हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था, आपने पहली बार बताया। 4 और चीजें होंगी जो यहाँ पे बैठे 50 लोग आपको बताएंगे और मुझे बताएंगे, हमने कभी नहीं सुना। हम अच्छाई को नहीं प्रोमोगेट करते, प्रोपगेट नहीं कर रहे हैं हम अच्छाई को। अच्छाई दब जाती है, झूठ घूम रहा है चारों ओर, फॉल्स स्टोरीज घूम रही हैं। मैं आपको बताऊं, कोरोना वायरस के नाम पे कितने फॉल्स प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन क्या हमारे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ने उन फॉल्स प्रोडक्ट्स के खिलाफ कुछ आवाज उठाई? आप मतलब आप डॉक्टर हैं, तो आप साइंस से वाकिफ रखते होंगे। क्या नैनो नीडल्स बन सकती हैं जो वायरस में छेद कर दें? नहीं बन सकती हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इस देश के सारे न्यूज चैनल ने पिछले 10 दिन पहले एक एडवर्टाइजमेंट चलाया जिसमें एक ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट किया जो 90 दिन तक किसी सरफेस पे लगा दीजिए तो नैनो नीडल से वायरस को गुब्बारे की तरह फोड़ देता है। दैट इज द नैरेटिव। ये इनोवेशन हमने रह गया सुनना हमारे से। बट आई एम टेलिंग यू, और इसमें सरकार played a victim, became a victim. There were government institutions which bought that product. 90 दिन तक नैनो नीडल निकाल दे, कैसी बातें कर रहे हैं? क्या ऐसे नैनो टेक्नोलॉजी वर्क करती है? बट मेरा सवाल ये नहीं है, बट सवाल ये है कि कहाँ थे हमारे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स तब जब इसको वेरीफाई करना था, फैक्ट चेक करना था हमें। मैं बताऊं आपको सजन जी, पिछले 3 महीने 4 महीने के अंदर साइंटिस्ट को हमेशा से भारत में क्या हर जगह, मतलब आज से 500 साल पहले से इल्यूमिनाती जब हुआ करते थे, बाकी जगहों पे उनको भी प्रोसिक्यूट किया जाता था, रोमन एम्पायर में प्रोसिक्यूट किया जाता था, भारत में भी प्रोसिक्यूट किया जाता था, आपको पता ही है ये सारी बातें। साइंटिस्ट को कभी भी अपना काम का पूरा श्रेय नहीं मिल पाता। उसका कारण ये है कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए पैसा लगाना होता है वो तो उस जगह चला जाता है। लेकिन पिछले 3 महीनों में इस जान के बड़ा खुशी हुआ, जान के मुझे अच्छा लग रहा है कि अब इस समय सरकार और लोग साइंस पर बाकी ही दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और मैं अभी इसी में पैनल चल रहा था कि किस तरह से कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो मैं एक मेरे मित्र हैं जो दिल्ली में रहते हैं और जो हर मंगलवार को 101 रुपये चढ़ाते थे हनुमान जी भी जाके। तो उन्होंने कहा भाई मैं 12 मंगलवार नहीं जा पाया तो हनुमान जी को जरूरत नहीं है शायद, पर 1212 रुपये मेरे पास आ गए हैं, 1212 में कुछ और 2-4 हज़ार रुपये डाल के मैं अच्छा कुछ काम करूंगा। अगर ऐसे 1 लाख या 2 लाख आदमी जुड़ जाए 1200 रुपये देने वाले जो हनुमान जी पे नहीं जा पा रहे हैं या
शिव जी पे नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से, या जो भी आप धर्म मानते हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो कितने लाखों करोड़ों लोगों को हेल्प हो सकती थी। हाँ, बिल्कुल सही है। हमने छोटी चीजें हैं, छोटी-छोटी चीजें जो ध्यान में रखकर अगर करा जाता। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि भई आप और हम काम करते हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो नेचुरली बहुत जाना आना पड़ता है, दिल्ली जा रहे हैं कि मुंबई जा रहे हैं, कभी फॉरेन जा रहे हैं, कितना खर्चा होता था। आज पिछले 3 से 4 महीने के अंदर जो अननेसेसरी पेमेंट खर्चे थे वो बहुत कम हो गए। अब जो अननेसेसरी खर्चे हो गए उसको पॉजिटिवली उसको हम कैसे यूज़ किया जाए? उसमें 2-3 नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि आपकी बचत हो गई, आपको मिनिमलिज़्म का आदत पड़ गई। तो नुकसान ये हुआ कि वो जो पैसा इकोनॉमी में जाना था वो नहीं पहुँचा, जो सर्कुलेट होना था वो नहीं पहुँचा, वो रह गया। तो भी एक नुकसान भी है। तो दोनों ही बातें अपने आप में दुधारी तलवार है ये भी, कि भई मिनिमलिज़्म में जीना भी ठीक है लेकिन खर्चा भी करना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को, खर्चे को कैसे बढ़ाया जाए और खर्चा उस चीज़ पे किया जाए जिससे कि 5 लोगों का बेनिफिट हो। खर्चा उस चीज़ पे मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि खर्चा एक नए मोबाइल खरीदने की बजाय, कि एक नया ओप्पो का या वीवो का या किसी और चीज़ का मोबाइल आया उसको खरीदने की बजाय ऐसी चीज़ पे किया जाए जिससे 5 लोगों को रोज़गार मिले, 5 लोगों को बेनिफिट मिले, जिससे कि हम अपने जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बढ़ावा दे सकें, उनकी लाइवलीहुड में सपोर्ट कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इनफैक्ट मुझे लगा कि ये जो क्राइसिस पैंडेमिक आई, लोग कहते हैं कि इसमें मतलब बहुत सारी बुरी चीजें आई, मैंने भी कुछ पॉइंट कर दी, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी आई। हमने कलाम सेंटर के माध्यम से करीब 5.5 लाख लोगों को खाना खिलाया है अब तक, बहुत बढ़िया। और टोटली क्राउड फंडेड है। लोगों ने सपोर्ट किया है, सरकार ने कुछ नहीं दिया, ना हमने मांगा। इनफैक्ट सरकार तो हमें लिस्ट देती थी कि इसको खिलाना है खाना, और हम उसको खाना खिलाते थे, बट कभी अभाव नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं है कि खाने में हमें अरहर की जगह मूंग डालना पड़ रहा था बिकॉज पैसे नहीं थे। लोग वर विलिंग टू कंट्रीब्यूट, और ये वो लोग थे जो शायद अपनी नौकरियां खो रहे थे। ये भारत का वो व्हाइट कॉलर्ड वर्कर था जो अपनी नौकरी खो रहा था, लेकिन उसके बाद भी क्राउड फंडिंग के लिए पैसे दे रहा था उस ब्लू कॉलर वर्कर के लिए जो उससे ज्यादा डिस्ट्रेस में था। ऐसा काम सिर्फ हमारे देश में हो सकता है। आपको याद है यूएस में क्या हो रहा है? अभी पता है, आप सबको पता है, आप सब लोग सुन रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आपने न्यूज देखी है। अमेरिका में जो ब्लैक लाइव्स मैटर का केस हो रहा है, दुकानें की दुकानें, हजारों दुकानें लूट ली गई, 40 शहरों में आग लगा दी गई है। वो ज्यादातर उसका जो अंडरलाइन कॉज है वो ये है कि लोगों की जॉब चली गई थी, और इकोनॉमिक जो है एक बहुत बड़ा रिसेशन आया, लोगों की जॉब चली गई, लॉस ऑफ इनकम हो गई। वो अमेरिका में हुआ, बट यहाँ पे जब लोगों की जॉब जाती है तो वो दूसरों की मदद करते हैं जो उससे भी ज्यादा डिस्ट्रेस में होता है। ये भारत का कल्चर है, और ये कल्चरल स्ट्रेंथ है। इस पे हमें बैंक करना है, इसको हमें इस्तेमाल करना है। ये हमारे आने वाले विश्व पटल पर सिर्फ कम खर्चे में चलने वाली फैक्ट्रियां ही पॉपुलर नहीं होंगी। वो लोग पॉपुलर होंगे, वो फैक्ट्रियां पॉपुलर होंगी, वो कंपनियां पॉपुलर होंगी जब मुसीबत में आपके साथ खड़ी होंगी। वो लोग पॉपुलर होंगे, वो नहीं पॉपुलर होंगे जो सिर्फ डाजी और दिखने में दिखते हैं, हाँ पे सब सस्ते में हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। यू नो, सबसे सस्ता आईफोन बनाना इज नो लॉन्गर द मोस्ट सॉट आफ्टर क्वालिटी बाय अ कंट्री, बल्कि ये बनाना सॉट आफ्टर क्वालिटी है कि मुसीबत के वक्त क्या ये देश मेरी मदद करेगा, क्या ये सोसाइटी मेरी मदद करेगी, क्या मेरा पड़ोसी मेरी मदद करेगा। दैट विल बी द मोस्ट सॉट आफ्टर क्वालिटी, और वो इंडियन कल्चर है। हम कभी कभी इस इंडियन कल्चर की सॉफ्ट पावर को ना बहुत कम आते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ने हमें सिखाया है, हमें अंग्रेजों ने दिखाया। लॉर्ड मैकॉले, जिन्होंने 1850s में हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया, उन्होंने पता है क्या कहा? ही वाज लाइक द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1850 ब्रिटिश सरकार में। ही वाज बेसिकली सपोज्ड टू रिफॉर्म द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। लॉर्ड मैकॉले सेड कि भारत की पूरी जो सांस्कृतिक धरोहर है, इट इज नॉट इवन वर्थ अ सिंगल शेल्फ इन अ विलेज लाइब्रेरी ऑफ इंग्लैंड। ऐसे व्यक्ति ने भारत की शिक्षा व्यवस्था बनाई, तो वो क्यों भारत की शिक्षा में भारत को ही नीचे कर दिया गया? तो 1857 के प्रथम संग्राम को हम म्यूटनी बोलने लगे। आज भी अगर आप भारत के अंग्रेजी बोर्डों में पढ़ते हैं तो 1857 को म्यूटनी बोलते हैं, सिपॉय म्यूटनी। वो भारत का प्रथम जो है प्रॉपरली एक इंडिपेंडेंस युद्ध था। ठीक है, हम इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए, लेकिन युद्ध तो युद्ध था। हम कम से कम अपने हीरो को ही नीचे दिखा देते हैं। हमें ये दिखाया गया कि हम अपने हीरो को नीचे दिखाते हैं। हमारा जो फुल टाइम प्रोफेशन और पैशन बन गया था कि हम अपने देश को और अपने देशवासियों को और अपने देश के हीरो को कैसे नीचे करें, क्योंकि अंग्रेजों की लगाई हुई आदत थी, और वो गई नहीं क्योंकि हमने एजुकेशन उनसे इनहेरिट कर ली एज इट इज। उस एजुकेशन को बदलने की आवश्यकता है, और उस सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी थी, जो हमारा कल्चर था,
रिस्पेक्ट का, ह्यूमिलिटी का, सेटिस्फैक्शन का, वो अच्छी चीजें थी। हमने वेस्ट से क्या सीखा? कंज्यूम करोगे तो खुश बनोगे। आईफोन 9 जिसके पास है वो 90% खुश है, आईफोन 10 जिसके पास है वो 100% खुश है, जिसके पास आईफोन एक्स है वो 110% खुश है। तो बेचारे वो आईफोन 8 वाला तो अपने आप को डिप्रेशन का मरीज बना लेता था कि मैं तो 8 नंबर पे रह गया। ये कंजम्पशन का कल्चर था, ये बिल्ट है कंजम्पशन कल्चर। और आज हमें पता लग रहा है, जैसे आप बोल रहे थे, कि कंजम्पशन इज यूजलेस। दिल्ली में मैं हौस खास एरिया में रहता हूँ, बड़ी बड़ी BMW खड़ी हुई है, बस खड़ी हुई है, धूल खा रही है। मारुति भी धूल खा रही है, BMW भी धूल खा रही है, सब धूल खाने वाली गाड़ियां हैं। तो फर्क क्या पड़ता है? तो लोग ये सोचने लगे कि वाकई क्या करेंगे। आज की डेट में बिजनेस क्लास में उड़ो या इकोनॉमी क्लास में उड़ो, आपको बांध तो वैसे देगा जैसे सामान को बांधते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके मुंह पे लगा देगा, हेलमेट लगा देगा, आप भी डरते जाओगे, ये ना छुओ, वो ना छुओ, खाना मिलेगा नहीं, आपको पानी भी नहीं मिलेगा, चाहे जिस क्लास में जाओ, खत्म हो गया। सो आई थिंक दिस पैंडेमिक शुड टेल अस दैट भारत का जो कल्चर था, जो हमारा रूट था, वो बहुत स्ट्रांग था और दुनिया उसको इज्जत देगी अगर हम अपने आप को पहले इज्जत देना शुरू करें। तो अगर आप आईने में देखने वाले व्यक्ति को इज्जत नहीं दोगे तो आपको इज्जत देने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमें शिफ्ट करने की आवश्यकता है। हमें ये शिफ्ट करना है कि भारत जो है इज अ कंट्री जो कल्चर स्ट्रांग है। तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, मुझे एक टूल मिला यहाँ पे, मैं एक्सप्लोर कर रहा था जब आप मुझसे पूछ रहे थे, तो मैं हमारे जो 50 लोग बैठे हैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत का जो कल्चरल हेरिटेज है, जो हमारा कल्चरल वैल्यूज हैं, वो सबसे बड़ी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बन सकते हैं? तो आप यस और नो में वोट दीजिए। मैं ऐसे करता हूँ। चलिए अब आप वोट दे सकते हैं। देखिए मैंने नया टूल ढूंढा यहाँ पे, शुरू ना, एक व्यक्ति ने पता नहीं कितनों ने दिया, ये लिखा नहीं आ रहा कितनों ने दिया, लेकिन आई अज्यूम कि हाँ लोग दे रहे हैं, जब वोट दे रहे हैं। देना शुरू करा, बहुत बढ़िया। सो हाँ, तो देखिए सभी लोग मानते हैं कि भारत की धरोहर पे हमें फोकस करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए दिस इज व्हाट आई बिलीव निखिल जी। और मुझे लगता है कि आप एक बहुत बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूट के आप सिस्टम में हैं। मुझे लगता है कि ऐसे ही इंस्टीट्यूट से ये जो चर्चा है ये वहाँ से शुरू होनी चाहिए। आप, मुझे लगता है सारे आईआईटीज और आईआईएम्स को भारत की धरोहर पे कैसे फोकस किया जाए और उसको हम टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी में कैसे ब्लेंड करें, यानी कि ह्यूमन वैल्यू प्लस इकोलॉजी प्लस इकोनॉमी, ये और प्लस टेक्नोलॉजी, ये मिल करके इस देश को और इस दुनिया को हम आगे कैसे ले जाएं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सचिन पाल जी। समय समाप्त हो रहा है, मुझे टिकर आ गया ऑलरेडी कि इसको वाइंड अप करें, अगला सेशन स्टार्ट होगा। बहुत बहुत अच्छी बात बोली। और आज आपकी बात सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे कलाम साहब खुद ही आपके मुंह से वो बातें हमारे दरमियान कर रहे हैं। मुझे कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ उनसे मिलने का, लेकिन आई एम वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेट प्रेसिडेंट और ग्रेट टीचर, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। He is icon of our society, our country. और बहुत मैं आपसे एक तरह से जेलस महसूस करता हूँ कि आपने 7 साल उनके समय साथ बिताया। तो क्या मुझे वो 7 साल ना मिलके 7 मिनट मिल सकते थे, बहुत अच्छा रहता, मैं भी शायद कुछ सीख पाता। तो बहुत बहुत धन्यवाद उसकी बात करने के लिए। और मेरी बस एक यही निवेदन है बाकी जितने भी सुनने वाले लोग हैं कि जैसा कलाम साहब कहते थे कि सबकी इज्जत करिए, सबसे जुड़ के रहिए, सबको प्यार से बोलिए, कि क्या हम ऐसा काम कुछ कर सकते हैं अगले 1 वर्षों तक या 1.5 साल तक कि हम 5 लोग पकड़ें जो हमारे आसपास, चाहे वो काम करने वाले हैं, चाहे वो मिलने वाले हैं, कोई भी ऐसे लोग हैं, क्या हम ये उनको उनकी ज़िंदगी में कोई नया मन ला सकते हैं? ऐसा हम करके चलें। आज हम 50-60 लोग बैठे हैं, तो 50-60 लोग 250 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और हम बात ये 250 लोगों को पहुँचाएँ तो वो 1250 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कितना आसान है ये 5 से 5 को बढ़ाना। तो इस चीज़ को याद रखते हुए मैं सबसे नमस्कार कहना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ मिराक्लिस का और बाकी सबका इस ऑर्गेनाइज करने के लिए इसको, और सृजन पाल जी का आज जो हमारे साथ आए, बहुत बढ़िया चर्चा हुई। हम लोग ज़रूर 80 किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन ज़रूर ही हम जल्दी ही साथ में बैठ के चाय पिएंगे। बिल्कुल निखिल जी। और मैं जस्ट टू पुट इन अ फाइनल वर्ड, धन्यवाद आपका। आप एक गणमान्य व्यक्ति हैं समाज के, आपने इतना समय निकाला और आप एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मुझे आपको, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी चुनौतियां भी बहुत होगी, लेकिन आपकी चुनौतियों से ही देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। और इसलिए हमें आप पर गर्व है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे बहुत सारे लोगों का भला होगा। और ऐसे ये आपका, ये आप इसके लिए
मैं ग्रैटिट्यूड तो है ही, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम ऐसी पोजीशंस में हैं कि हम लोगों की जिंदगियां बदल सकें। तो ये एक बहुत बड़ा हमें लाइफ में ब्लेसिंग है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे साथ 53 लोग जुड़े हुए हैं, आपने 1 घंटा दिया हमें और सुना, और नहीं सुना, आप देखिए कितने लोगों ने रिएक्ट कर रहे थे, यू नो। अगर आप ऐसे हाथ जोड़ते थे तो मैं देखता था बहुत सारे जुड़े हुए हाथ निकलते थे। देखिए अभी निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ लोग सुन रहे हैं, ना सिर्फ लोग बैठे हैं, बल्कि सुन रहे हैं, और ना सिर्फ सुन रहे हैं बल्कि महसूस कर रहे हैं। एंड आई थिंक ऐसे लोग की ही भारत को आवश्यकता है, समाज को आवश्यकता है। और मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये समय दिया। चलो, और मिराकलिस का भी धन्यवाद कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट किया, और उन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने एक भारतीय प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, एयरमीट का, और उनको प्रमोट किया। हम भी आगे चल के हम एयरमीट को ही अपनी कॉन्फ्रेंसेज में हम भी यूज करेंगे। बहुत सो बढ़िया। मिराकलिस ने बहुत अच्छा काम किया। ये दिस इज कॉल्ड यू नो टॉकिंग, वॉकिंग व्हाट यू टॉक, यू नो। तो अगर हम बात करें इम्पैक्ट फंडिंग की, कैसे हम देश को आगे बढ़ाएं, तो हम खुद एक प्लेटफॉर्म भी ऐसा इस्तेमाल करें। तो वेरी गुड। इम्पैक्ट फंडिंग ऑनलाइन समिट के सभी प्रतिभागियों को मेरा धन्यवाद भी, और आगे चल के शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।